राम सुंदर से छत्रशाल महाबली करियो भले भले प्रभु प्राणनाथ दर्शन शौर्य स्तंभ जो नाम ही ऐसा रखा है। धर्म अध्यात्म दर्शन बात अलग होती है, लेकिन सामाजिक परंपराएं बहुत कठोर होती है। सभी इंसान में ऐसा अहंकार या ईगो है, जब तक उसके जमीन पैरों तरह जमीन नहीं खिसकेगी किसको समझ में नहीं आता। सच हमेशा कड़वा होता है। महाराजा छत्रसाल धर्म, राष्ट्र एवं समाज के लिए और भाईचारा विश्व बंधुत्व के लिए उन्होंने जो लौ जलाई, विश्व मानव, मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, सभी के लिए मानव मात्र एक समान। जब तक हमारे हृदय मन तन आत्मा में वो चीज नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो सूर्य स्तंभ है केवल सामाजिक उत्थान के लिए, नारी शक्ति के लिए, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए ये सूर्य स्तंभ ये एपिसोड हमने निकाला है। सबसे पहले हमने बात किया था बाल विवाह की, उसके बाद हमने बात किया था नारी एनेमिक, छोटी उम्र में शादी होने के बाद बच्चियों की, नारियों की क्या हालत होती है, शारीरिक मानसिक तौर। तीसरे नंबर का टॉपिक हमारा था नारी का सम्मान हम क्यों नहीं कर सकते। आज चौथा जो टॉपिक है दहेज, क्या बेटी का सम्मान नहीं होता, क्या बेटी सम्मान के लायक नहीं होती। तो प्रणाम सभी साथियों, विषय कड़वा है पर सच्चाई सब पर है। शांति से सुनना, मनन करना, चिंतन करना। हर घर में, हर फैमिली में, हर कुटुंब में, हर एक समाज सा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य और शूद्र, चारों समाज किसी न किसी तौर पे कभी न कभी इस दहेज प्रथा से जूझ रहे हैं। इतने ही कठिनाइयां, यातनाएं वो झेल रहे, उनको पता नहीं कब क्या होने वाला। एक कल्पना कीजिए, एक शादी वाला घर, एक पिता मस्क कर रहा है, उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही, बड़े घर में हो रही, समझ लो छोटे घर में हो, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ। इसकी चेहरे पर मुस्कान भरा है कि खुश है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द है। उसने अपने घर बेच दिया, जमीन बेच दी, पूरी जीवन की पूंजी दांव पे लगा दी। क्यों? ताकि उसकी बेटी की शादी हो सके, उसे कोई अपने घर बहू बना के ले जाए। तो स्वीकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्याहता नहीं है, स्त्री धन के नाम पे गाड़ी, बंगला, कार, गहने, सोना, बाइक और दहेज में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए दे रहा है। ये क्या शादी नहीं है, विवाह नहीं है, सामाजिक परंपरा भी नहीं है। ये तो एक तरफ की खुली छूट है, शोषण करने के लिए खुली लूटमार है, आर्थिक शोषण है एक पिता का, जिस घर में बेटी का पैदा होना लक्ष्मी माना गया है। जिस दिन शादी होती है उस दिन पिता माता समझते हैं दुर्भाग्य से लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए विचार करवाए इतिहास की सच्चाई। लोग सामाजिक परंपरा तो परसों से चल रहा है, परंपरा चल रही है, हमने नया थोड़ा कहा। पुरान काल में जाइए, मनुस्मृति में जाओ, वैदिक काल में कन्यादान एक आध्यात्मिक संस्कार था। स्त्री धन बेटी की सुरक्षा के लिए दिया जाता था। मनुस्मृति 9 श्लोक में स्त्री धन, स्त्री का अधिकार होता था, ऐसा मनुस्मृति भी कहती है।
कौटिल्य अर्थशास्त्र तो उससे भी कुछ ज्यादा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री के नाम पे संपत्ति उस घर में दी जाती है ताकि वो जीवन में कभी भी उसको तकलीफ ना पड़े। लेकिन वो चेंज कब आया? उत्तर काल में, मध्यकाल में, जैसे जैसे परंपराएं आगे बढ़ने लगी, बेटी को कमनसीब माना गया, बेटी की शिक्षा पे रोक लगी, समाज में पितृ संस्था मजबूत हुई, महिलाओं के लिए कठोर नियम बने। दिक्री है, ब्याह दो, पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं। मतलब पितृमूलक संस्था बनी, जहां शिक्षा भी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं, संपत्ति में कोई अधिकार ही नहीं। जैसे ही पैदा होती है तुझे दूसरे घर में जाना है, न उसकी शिक्षा पे ध्यान देना, न स्वास्थ्य पे देना, उसको तो केवल रास्ते का पत्थर गिनना। यहाँ तक कि सामाजिक विसंगतताएं हमारे हिंदू समाज में थी। धीरे धीरे स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा बढ़ी, समाज में स्त्री की शिक्षा घटी, स्वास्थ्य का नियम भी बढ़ गया, पितृवर्ग संस्था बढ़ी, स्त्री को पराया धन मानने लगा, जमीन जायदाद में भी उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो इस पिता की बेटी है। जिस पिता को वो उसका भाई और भाभी खाना नहीं देते तो एक बेटी ही संभालती है, फिर भी उसको संपत्ति में नहीं, जमीन में नहीं, घर में भी कोई अधिकार नहीं। जैसे शादी किया, जैसे तू इस घर से निकल, वापस तुझे यहाँ नहीं आना। एक स्त्री सास, एक भाभी, एक ननद ही एक स्त्री की दुश्मन है। पुरुष कभी दुश्मन स्त्री का होता ही नहीं। ये सामाजिक रीति रिवाज धीरे धीरे इतने कठोर बन गए कि नारी का जीवन दुष्कर हो गया। आधुनिक प्रकृति उससे भी ज्यादा है। आज विवाह नहीं, धार्मिक संस्कार नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया। मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है, दहेज तो देना पड़ेगा। मेरा लड़का विदेश में है, दहेज दुगना देना बना। संस्कृति के है या क्या? शोषणखोर मानसिकता। इंसान दूसरे इंसान को विक्रय कर रहा है, गुलाम बना रहा है, उसकी आमदनी, उसकी कीमत रखी कर रहा है। ये सभी परंपरा केवल भारत का धर्म और धर्म दर्शन बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म और संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज के नाम पर यहाँ पर जो कठोर नीति नियम है नारी के लिए, वो बहुत ही बदतर है। यहाँ का रावण का रचयिता स्वामी तुलसीदास, जिसको हम बड़ा ज्ञानी मानते, वो भी बदमाश है। क्या बोलता है? ढोर गवार पशु और नारी सब ताड़ना क्या देगा रे? सही बात तो क्या है? उसने भी शादी किया था, वो पत्नी का इतना आसक्त था, पत्नी पिहर गई, उसी रात नदी पार के चला गया। तीसरे मंजिल पे पत्नी थी, अंधेरे में बारिश में उसने देखा एक रस्सी नीचे है, उस रस्सी को पत्थर के ऊपर चढ़ गया। पत्नी ने देखा, बोले इतनी रात में क्यों आए? बोले मुझे तुझसे प्रेम है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। पत्नी बोली रस्सी थोड़ी थी, ये तो नाग देवता थे, समझ लो एक नाग भी उसको समझ में नहीं है। बिजली के चमकाने में ये आसक्ति थी। उस दिन उस स्त्री ने बोला, जितनी मुझ में आसक्ति रखते हो उतनी अगर आसक्ति राम में रखते आज महान बन जाते। उसकी दिल पे चोट लगी। एक स्त्री ने मुझे नकारा, वो भी प्रेम में नकारा, इसीलिए रावण में लिखा, रावण में ढोर गवार पशु और नारी सब ताड़ जाते थे। जब तक जिंदा रहा नारी के लिए वो गलत लिखता रहा, उसको नकारा था। नकारा नहीं था, तुलसीदास तुमको राम के लिए प्रेरित किया उसी नारी ने, उसने नारी का सम्मान हो। कठोर तथ्य कुछ अलग बताता। हम बताते, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो में हर वर्ष 6000 से ज्यादा औरतें केवल दहेज के नाम पे
मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा एवं इतना दबाव के बाद वो सुसाइड भी करती है, आत्महत्या करती। अंत में वही ससुराल वाले उसको जला देते हैं। हर साल 6000 महिलाएं दहेज के नाम से उनका जीवन कंप्लीट कर देती। मतलब हर घड़ी हर मिनट 90 महिलाओं का शोषण होगा। हमारे कानून में है उसके लिए विधान। आईपीसी 304B में दहेज लेना देना दोनों अपराध है। आईपीसी 498 में कानून में है, लेकिन मानसिकता कहां बदलोगे? जब तक मानसिकता नहीं बदलोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। आज कुछ मनोवैज्ञानिक तौर पर हम समझेंगे। दहेज हिंदू धर्म में वर्षों पहले कन्या के सुरक्षा के लिए दिया जाता। तो मानसिक और आर्थिक, दहेज सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, मानसिक अपराध भी है। एक नारी, एक लड़की जो शादी करके दूसरे घर में आती है, उसके ऊपर 3 प्रकार की, एक तो मानसिक स्तर, आर्थिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे। उस लड़की के साथ साथ उसके माता पिता को भी 3 प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती। मानसिक तौर पर अगर दहेज कम दिया, ज्यादा दिया, फिर भी जीवन भर वो डिप्रेशन में रहती है। आत्मसम्मान उसका गिरा हुआ रहता है और कभी कभी तो परिस्थिति यहां तक हो जाती है वो आत्महत्या के भी विचार करती है। शादी से पहले मर न गई तो अच्छा होता। आर्थिक स्तर पे उसका माता पिता कर्ज में डूबते। जैसे लड़की बोलती है मेरे लिए माता पिता ने कर्ज लिया, संपत्ति बिक जाती है। एक पीढ़ी गरीबी बंदे, दूसरी पीढ़ी उसी गरीबी में जाती है। सामाजिक स्तर पे होता क्या है, उसके बाद दहेज ज्यादा लेना पड़ता है, देना पड़ता है। तो जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है, उस बेटी को वो लोग मार देते हैं, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। बेटी को बोझ समझा जाता है और शिक्षा में भेदभाव। बेटे के लिए दूध, बेटी के लिए कुछ नहीं, फल सब्जी। मेहमान के लिए बेटी को तुझे तो समझदारी रखनी, यहाँ बोलना नहीं, कम बोलो, कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। सभी तरह की पाबंदियां, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या खेल कूद हो, या जाहिर जीवन में बोलना। जब तक बेटे को बोझ समझा जाएगा, ये भारत राष्ट्र भी बोझ बनकर ही रहने वाला है। आज वो तथ्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पुरुष, भारतीय परंपरा में पुरुष को श्रेष्ठता का महत्व, बेटा होगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी होगा। अरे वही बेटा बहू के आने के बाद जो 25 साल माता पिता को नहीं छोड़ता, माता का पल्लू 25 दिन में भी का हो जाता है। कहाँ रोटी चाय बनने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। बहू चाय दो, बहू भोजन दो, क्या बोलती है, बुढ़े खांस रहो, कब मरने वाले हो। तब पता पड़ता है इससे अच्छी तो बेटी थी। वो बेटी जिसको हम गालियां देते हैं, बोझ बनते, वो जैसे सुनती है मेरे पिता माता वो मेरी भाभी हैरान कर रही है, अपने साथ ले जाती। बेटी को समझो, सच कड़वा है, दहेज जड़ है। लड़का कमाता है इसलिए मूल्यवान है, लड़का इसलिए कि हमारा वंश आगे चलाए, लड़का हमारे बुढ़ापे की लाठी है। क्या महिला कम योगदान देती? मैं तो कहता हूं लड़के से ज्यादा महिला का योगदान बचपन से ही ज्यादा है, शिक्षा में ज्यादा है। पूरे घर का मैनेजमेंट, शादी होने के बाद घर संभालना, बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देना, परिवार को जोड़े रखना, क्या यह मूल्यवान है? आपको शादी के लिए बहू चाहिए, राखी के लिए बहन चाहिए, पैदा होने के लिए मां चाहिए, तो सब जगह तो बेटियां चाहिए ने। तो बेटी को क्यों मार रहे हो? हमें अर्थव्यवस्था को, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना समाज की और स्वयं फैमिली की, अपनी मानसिकता को मानवता के ऊपरी छोर पे रख दिया।
समाधान एक ही है, दहेज किसी को लेना, दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। लड़का स्वयं अगर कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये लड़की के पास 1 रुपया दहेज नहीं चाहिए। नंबर 2, माता पिता कहे हमें सिर्फ बहू चाहिए, हम उसे बेटी की तरह रखेंगे, हमें दहेज नहीं चाहिए, केवल बेटी शिक्षित होनी चाहिए। समाज सरल विवाह को, समूह विवाह को सम्मान दे। जब युवा स्वयं खड़े हो जाएंगे तभी यह समाज सुधरेगा। जिस दिन बेटियां सौदा बनना बंद हो जाएगी उस दिन भारत मान बनेगा। दहेज लेने वाले हाथ वह संस्कार नहीं होते, वो लोभ का प्रतीक होते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति। दहेज प्रथा हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारी पहचान क्या है? हम उस अपराधी को जो दहेज लेते उन दोनों को अपराधी मानेंगे और इस प्रथा का विरोध करेंगे, क्योंकि बेटी क्या है? सौदा नहीं है। बेटी वो संस्कार है, बेटी वो शिक्षा है, बेटी वो भविष्य है जो समग्र भारत के राष्ट्र का निर्माण करते। मैंने अपने छोटे से वक्तव्य में बेटी दहेज प्रथा क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। मनन करे, चिंतन करे। सत्य हमेशा कड़वा है। अगर किसी को गलत लिया तो मैं इस बात में माफी मांगने वाला नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मनन करे, चिंतन करे, अपने आप को समझाए। हर एक घर में बेटी है तो बेटी का शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, उसे मान सम्मान दो। लड़के के बेटे के बराबर बेटी को जब तक आप रखोगे नहीं, ये समाज और भारत सुधरने वाला नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य व्यक्ति को भेजें और चैनल को आगे बढ़ाएं। प्रणाम।